सेशन में हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ वाटर एंड वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नाउ स्टार्टिंग विद द यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस यानी कि कहाँ कहाँ वाटर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ काम आता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले तो वाटर के यूजेस हैं ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, गार्डनिंग। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि ड्रिंकिंग पर्पस हम इनटेक करते हैं वाटर, वाटर के बगैर किसी भी इंसान का सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा वॉशिंग हम अपने लॉन्ड्रिंग पर्पस में डिफरेंट चीज़ों में जो है वाटर एज अ वॉशिंग पर्पस यूज़ करते हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ थिंग्स, यूटेंसिल्स। सो वाटर इज़ ऑल्सो यूज एज अ वॉशिंग पर्पस। Now it is used as a cooking purpose. Cooking is also not possible without water. Obviously बहुत से हमारे कुकिंग में जो है बहुत सी ऐसी डिशेज होती हैं जिनमें वाटर रिक्वायर्ड होता है। ज़ाहिर है वाटर नहीं होगा तो कुकिंग भी नहीं हो पाएगी। एंड गार्डनिंग, मोस्ट ऑफ ऑल गार्डनिंग, लाइक जो जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है, लाइक उनके घर में लॉन्स वगैरह होते हैं, तो वो प्रॉपरली प्लांट्स को जो है गार्डनिंग में वाटर यूज़ होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड, फॉर ऑल दीज थिंग्स इफ वाटर इज़ यूज, सो वी कैन से एज डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर। सही है। सो डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर इज़ ओनली 10%, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक लाइफ है जिसमें हम ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, गार्डनिंग पर्पस के तौर पे वाटर को यूज़ करते हैं, तो उसमें वाटर कितने परसेंट यूज़ होता है? वाटर यूजेज एज अ 10%। वेयर इज़ इन इंडस्ट्रीज़ में वाटर, आपको पता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में वाटर की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल कूलिंग, वॉशिंग, स्क्रबिंग, और फॉर ऑल दीज पर्पसेज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज वाटर यूज़ होते हैं। फॉर सपोज मैं कार वॉशिंग की बात करनी है, ठीक है, कोई कार वॉशिंग स्टोर है, अगर आप वहाँ अपनी कार वॉश करवाने जाना हो तो ऑब्वियसली वाटर के बगैर तो नहीं वो वॉश होगी ना। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो वाटर जितने परसेंट यूज़ होता है वो है 8%। नाउ द एग्रीकल्चर, आप सबको पता है एग्रीकल्चर क्या होता है। डिफरेंट क्रॉप्स वगैरह जो है इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग, उसके लिए सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। ओब्वियसली अगर वाटर नहीं होगा तो क्रॉप्स वगैरह नहीं उग पाएंगी, और हमें जितनी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो ईज़िली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर रेट बहुत अच्छा, बहुत गुड है, और इसको बैकबोन ऑफ द जो है इकनॉमी या बैकबोन भी कहा जाता है किसी भी सोसाइटी के लिए। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वाटर का, सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होता है, अबाउट 82%। यानी कि हमें लगता है कि हम अपने डोमेस्टिक यूज़ में ही वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा वाटर जो यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होता है, क्योंकि उसमें वास्ट क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है। नाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय वाटर, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर, ये वर्ड ही जो है इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, फॉर हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आपको पता है कि जो टरबाइंस होते हैं वो मूव कैसे करते हैं, डैम्स में जो टरबाइंस होते हैं वो विद द फ्लो ऑफ वाटर रोटेट होते हैं, एंड विद देयर रोटेशन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। सो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, इसकी जनरेशन की भी बहुत बड़ी सोर्स है ये वाटर। तो वाटर इस तरह हमारी सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज़ होता है, जिसके हमने यूजेस पढ़ लिए हैं। नाउ वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट्स तो बहुत सारे इस दुनिया में। सॉल्वेंट क्या होता है? हर वो चीज़ जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व हो सके। सही है, लेकिन वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सॉल्वेंट। इसमें जो है क्योंकि ये ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें मैक्सिमम चीज़ें डिजॉल्व हो सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट ईच एंड एवरीथिंग गेट डिजॉल्व इन इट, बट मैक्सिमम थिंग्स गेट डिजॉल्व इन इट एज कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट। नाउ अब इसकी क्या क्या वजूहत हैं? इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ अ पोलर नेचर। ये मैंने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया। पोलर नेचर मीन्स कि इट हैज़ टू पोल्स। पोल्स मीन्स पॉजिटिव पोल एंड द नेगेटिव पोल। वाई इट हैज़ टू पोल्स? बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। Oxygen is electronegative substance, electronegative element. Electronegative means electronegativity भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि the tendency of element to attract the shared pair of electron to itself, यानी कि कितनी किसके अंदर सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास छीन सके। तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि यकीनन कि इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरा तो नहीं छीना, लेकिन उसके साथ ये शेयरिंग कर रहा है। इस पर नेगेटिव चार्ज होने का मकसद ये है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक इसके पास है। ठीक है, जब इस पर नेगेटिव चार्ज है,
नेगेटिव चार्ज उस पर आता है जो कि इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन अब बॉन्डिंग में क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया तो किसी ने नहीं है, दोनों शेयर कर रहे हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज यानी कि स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और कम देर तक हाइड्रोजन के ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। देयरफॉर क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन को दे रहा है, जब भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सो दिस इज़ कॉल्ड पोलैरिटी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स जनरेट होते हैं। इट इज़ पोलर मॉलिक्यूल। इसकी पोलैरिटी की वजह से, पोलर नेचर की वजह से इसके अंदर कैपेसिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट्स अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। नाउ डिज़ोल्व आयोनिक सॉल्यूट्स, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, वाटर के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो किन किन चीज़ों को डिज़ोल्व कर सके। तो वाटर के अंदर कैपेसिटी के वो आयोनिक सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व कर लेता है। आयोनिक बॉन्डिंग आप लोग सब पढ़ के आ चुके होंगे। आयोनिक बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसमें शेयरिंग नहीं हो रही होती दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसमें एक मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। सो आयोनिक बॉन्डिंग के उसमें जो नतीजे में जो सॉल्यूट्स डेवलप होते हैं, आयोनिक सॉल्यूट्स जैसे कि मिनरल सॉल्ट्स, मिनरल एसिड एंड बेसिस, वो हाईली सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। तो ये एक तो ये इसका जो है पॉजिटिव पॉइंट है इसके यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का कि इसमें आयोनिक सॉल्यूट्स डिजॉल्व होते हैं। दूसरा, इसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के नतीजे में बने हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है? जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनमें OH मौजूद हो। OH कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कोवेलेंट कंपाउंड्स, नॉट ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स, सच कोवेलेंट कंपाउंड्स containing OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप in their molecular structure are also get easily dissolved in water. For example, glucose, sugar, or alcohol, all of these contain hydroxyl group in their structure, therefore, and also covalent bonding in their structure, therefore they get easily dissolved in water. Now the solubility of gases. वाटर में अब कह रहे हैं कि कितनी गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं, कौन कौन सी गैसेस डिज़ोल्व होती हैं, कौन सी नहीं होती। ठीक है, तो अब मैंने एग्जांपल लिखी है कि वो गैसेस जिनका वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है वो वाटर के अंदर ईजिली डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर गैसेस का वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो, कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो कि नहीं रिएक्ट कर पाती। अब मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई अमोनिया, HCl, N2O5 रिएक्ट विद वाटर एंड सॉल्यूबल इन वाटर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये गैसेस वाटर से रिएक्ट करती हैं एंड देयरफॉर दे गेट डिज़ोल्व इन वाटर। वेयर SO2, CO2, Cl2 आयनाइज ओनली फेयरली सॉल्यूबल इन वाटर। जबकि जो ये वाली गैसेज हैं ये फेयरली सॉल्यूबल मतलब नॉट कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। और अच्छा, एक और चीज़, सॉल्युबिलिटी की नेचर होती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है कि सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी की ये नेचर होती है कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि सॉल्युबलेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि गैसेस के लिए उल्टा हिसाब है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो गैसेस डिज़ोल्व होने के बजाय वो, क्योंकि जाहिर है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है जो करीब करीब हैं आपस में वो दूर दूर हो जाएंगे, तो वो बजाय एक जगह रहने के और वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बजाय वो एक्सपेंड हो जाएंगे और वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। सो फॉर गैसेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज, वाइल फॉर अदर सब्सटेंसेज if we increase temperature so solubility also get increased. So this was all about the uses of water and why water is called as a universal solvent. This is domestic use for drinking, washing, cooking, gardening purpose. This is industrial use. For domestic purpose water is used as a 10%. ये परसेंट याद रखिएगा, MCQs में पूछे जा सकते हैं इन केस अगर मुश्किल पेपर आए। वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इन इंडस्ट्रीज़ कूलिंग, वॉशिंग, स्क्रबिंग 8% एंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ यूज़ होता है? एग्रीकल्चर में 82%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय ऑल्सो वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो उसके लिए भी वाटर एज अ सोर्स यूज़ होता है फॉर जनरेटिंग। अब पोलर नेचर की वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। आयोनिक सॉल्यूट्स इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। बाकी डिफरेंट गैसेस हैं जो कुछ फेयरली सॉल्यूबल होती हैं, कुछ कम्प्लीटली सॉल्यूबल होते हैं। बाकी एंड में एक स्टेटमेंट है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। थैंक यू।